हेलो कक्षा तीसरी के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। मैं भी अच्छी हूँ बच्चों। चलिए तो अपना अपनी किताबें निकाल लीजिए। हिंदी की अध्याय 4 आज हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, अध्याय 4 का लेक्चर 2 है ये, जिसमें हम करेंगे अभ्यास। तो क्या है देखिए, आपका पेज नंबर 18 निकाल लीजिए सभी बच्चे। हमारे अध्याय का नाम क्या है? मेरा भारत महान। मेरा भारत महान। ठीक है। अभी इसमें क्या हमने पढ़ा था बच्चों? हमारे भारत देश के बारे में बताया था कि कैसे कैसे यहाँ पर लोग हुए हैं और महान महान लोग हुए हैं यहाँ पर, महान महान बातें हैं हमारे भारत से जुड़ी हुई। और आज़ाद गुलाम होने के बावजूद भी, आज़ादी के बाद जो है हमारे भारत ने बहुत जल्दी जल्दी जो है प्रगति की और आगे बढ़ा। और यहाँ पर बहुत सी जो है चीज़ें हैं हुई हैं ऐसी, जिसकी वजह से जो है हमारा देश, ऐसा कहा जाता है कि वो वक्त दूर नहीं जब वो एक अग्रगणी राष्ट्र बन जाएगा। यानी कि जो दुनिया में बहुत आगे माने जाते हैं देश, उनमें उनका नाम आ जाएगा, जो कि अभी भी काफ़ी हद तक ऐसा है। और उसकी वजह भी बताई। तो ये सब हमने इसमें पढ़ा था। आज हम जो है इसके शब्दार्थ करेंगे, सबसे पहले समझेंगे उन्हें, और उसके बाद हम जो है अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ मैंने आपको कहा था करने के लिए गृह कार्य में, तो आपने कर ही लिया होगा। लेकिन अभी भी जो है मैं समझा रही हूँ, उसके बाद अगर किसी का कुछ छूट गया है, नहीं किया है, तो आप कर सकते हैं साथ में लिख के। मैं समझा रही हूँ, पहले समझ लीजिए। तो शब्दार्थ में क्या है आपका, देखते हैं। शब्दार्थ में आपको सबसे पहले लिखा हुआ है पखारना। पखारना, ठीक है। सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की कॉपीज में करेंगे ये काम। जो भी मैं बताऊंगी, जो जिसमें करना है वो मैं बताते रहूंगी। इसे जो है आपने कॉपीज में करना है, पहले ही बोल दिया था मैंने। अगर नहीं करा है तो कर लीजिए। पखारना यानी धोना होता है बच्चों। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान के चरण पखार दो, या मंदिर में भगवान के चरणों को मैं रोज पखारती हूँ, यानी उनको धोना। ठीक है, पखारना यानी धोना। ठीक है। अब आगे क्या है देखिए, नितांत। सभी बच्चे ये लिखते जाओ अपनी अपनी कॉपीज में, नितांत। ठीक है, नितांत। नितांत का अर्थ है एकदम, पूरी तरह। दो अर्थ हैं इसके, ठीक है, एकदम और पूरी तरह। ये आपका एक था, ये दूसरा है आपका। और क्या हुआ, नितांत, जैसे हमने बोला कि नितांत जगह सुंदर है, यानी कि पूरी तरह से ये जगह जो है वो सुंदर है, पूरी तरह से ये जगह सुंदर है। तो इस तरीके से इसका अर्थ बनता है। अब आगे देखिए क्या है, अवतरित होना। अवतरित होना यानी अवतार लेना। ठीक है, अवतार लेना। अवतार लेना क्या है? जैसे बच्चों ये ज़्यादातर जो है महान लोगों के लिए या फिर भगवान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि अवतार लिया है उन्होंने। जैसे कि राम भगवान के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनको कहा जाता है कि विष्णु भगवान का जो है उन्होंने रूप लेकर वो धरती पर आए, यानी अवतार लिया उन्होंने। वो धरती के नहीं है लेकिन फिर भी वो धरती पर आए। तो इसी तरीके से महान लोगों के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि कई महान लोग हमारे देश में अवतरित हुए, यानी महान लोगों ने हमारे देश में जो है अवतार लिया। या भगवान के नाम पर भी हम इसमें बोलते हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान के बारे में भी हमारे अध्याय में बात हुई थी कि उन्होंने यहाँ पर वो अवतरित हुए थे। कहाँ? यहाँ पर, यानी भारत में। तो आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है तथापि। तथापि ये आपका अन्य शब्द है, तथापि, जिसका अर्थ आपको दे रखा है तो भी। तथापि मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, तथापि मैं आपके साथ चलने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, फिर भी आपको किसी के साथ जाना है पर आपके पास वक्त नहीं है, तो आपने उससे बोला कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो भी मैं आपके साथ चलने की कोशिश करूंगा। फिर भी मैं आपके साथ चलने की कोशिश करूंगा। तो ये फिर भी, तो भी जो होता है वो हम उसको तथापि भी बोलते हैं। ठीक है, तो तथापि का यही अर्थ है। इसके बाद क्या है देखिए, असीम। असीम
असीम का अर्थ है बच्चों जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी जैसे आसमान है, हम जब आसमान को देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि उसका कहीं कोई अंत है भी या नहीं। हमें लगता है कि आसमान की ऊंचाई, हम और ऊंचे जाते हैं हमें और ऊंचा आसमान दिखने लगता है, और ऊंचा दिखने लगता है, और जितनी दूर तक हम नज़र जो है अपनी डालते हैं उतनी दूर तक हमें जो है आसमान नज़र आता है। तो ऐसी चीज़ जिसकी कोई सीमा हमें पता ना चल रही हो, कोई सीमा ना हो, उसको हम असीम कहते हैं, जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमा ना हो। या हम कह सकते हैं अपार, यानी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कोई चीज़ है तो उसको भी हम असीम कह सकते हैं। आपकी असीम कृपा है, भगवान की असीम कृपा है हम पर, यानी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इतना होता है बेटा, बहुत ज़्यादा हम कब इस्तेमाल करते हैं जब जिसकी हमें नहीं पता हो कि क्या सीमा होगी। जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि आपने सुना होगा इंग्लिश में बोलते हैं काउंटलेस, यानी कि कोई गिनती नहीं है, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ कि इसकी कोई सीमा नहीं है, काउंटलेस है ये, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ना, तो वही है अपार या फिर जिसकी कोई सीमा ना हो। और क्या है देखिए, परिपूर्ण, परिपूर्ण, ये एक अन्य शब्द है आपका परिपूर्ण, यानी कि भरपूर, ठीक है, मैंने भरपूर खाना खा लिया है, यानी मैंने बहुत पूरा तरह से जितना होना चाहिए, जितना खाना चाहिए उतना खा लिया है, भरपूर खा लिया है, यानी पूरा जितना, जितनी मुझे ज़रूरत है, परिपूर्ण, वो कोई चीज़ पूरी हो जाए तो हम उसे परिपूर्ण कहते हैं। अब इसके बाद क्या है, निरक्षर, निरक्षर, निरक्षर और साक्षर आपने सुना होगा बच्चों कई बार। तो निरक्षर, साक्षर तो वो होता है जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, और निरक्षर वो होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसे हम एक शब्द में अनपढ़ भी कहते हैं, अनपढ़, ठीक है ना, अनपढ़ यानी जो कि पढ़ा लिखा ना हो या जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो, ये भी बोला जाता है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो उसमें अक्षरों का ही तो ज्ञान हम लेते हैं ना, चाहे इंग्लिश हो या कोई भी अन्य लैंग्वेज हो, हमारी भाषा हिंदी हो चाहे कुछ भी हो, सभी जो है वो बिना अक्षरों के नहीं बनते। वो बात अलग है कि इंग्लिश में उन्हें अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है, हिंदी में अक्षर कहा जाता है और अन्य भाषा में कुछ और कहा जाता है। तो लेकिन जो है कुल मिला के बात यही होती है कि हर भाषा में आपको अक्षरों का ज्ञान होना ही ज़रूरी है, अक्षर सबसे पहले आने चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ भी और पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये भी कह सकते हैं हम इसे कि जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो, ठीक है, तो जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो। मैं एक बार इसको दोहरा रही हूँ बच्चों, जिसने नहीं लिखा है समझ तो गए हैं, अब मैंने समझा दिया है, तो जिसने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए फटाफट से, अपनी अपनी कॉपीज़ में आपने ही करना है। तो सबसे पहले है हमारा पखारना, जिसका अर्थ है धोना, नितांत यानी एकदम या पूरी तरह, अवतरित होना, अवतार लेना, तथापि, तो भी, फिर भी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो परिपूर्ण यानी भरपूर हो गया। अब निरक्षर क्या है, निरक्षर का अर्थ है अनपढ़, या फिर हम कह सकते हैं जिससे अक्षर का ज्ञान ना हो। ये हो गया है सभी बच्चों का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अभ्यास देखते हैं जो आपका पेज नंबर 19 पर है। अभ्यास, जो आपका पहला वाला प्रश्न है बच्चों का जो है उसको आप किताब में ही कर लीजिए, और आगे का फिर हम देखते हैं किसमें करना है। लेकिन जो सबसे पहला का है, सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाइए, लिखा है ना, वो जो है आप किताबों में ही कर लीजिए। अब क्या है इसमें आपको पहला जो दिया गया है सही कथन में, जो पहला भाग है उसमें लिखा है भारत के पश्चिम में क्या है। आपको चार जो है इसके लिए चार वो दिए गए हैं ऑप्शन, जिसमें आपको बताना है कि सही क्या है इसमें से, हिमालय, ब्रह्मदेश, अरब सागर, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो क्या बताएंगे आप, ये जो आपको चार विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है बच्चों? हिमालय सही है, या अरब सागर सही है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर ब्रह्मदेश। भारत के पश्चिम में पूछा गया आपसे। भारत के पश्चिम में हमने क्या पढ़ा था इस अध्याय में? भारत के पश्चिम में अरब सागर है। तो हमारा जो ब है, ब वाला भाग जो दे रखा है वो सही है, ब विकल्प जो है वो सही है, उसके आगे आप टिक लगा लीजिए, ठीक है। तो यानी पहले ये हम का कर रहे हैं, का भाग का पहला है, उसका उत्तर आपका होगा ब। तो ब के आगे ऐसे बॉक्स बना है, उस पर इस तरीके से सही का निशान लगा दीजिए।
सब बच्चे फटाफट से। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा आपको दिया है बच्चों, भौगोलिक एकता ने भारत देश को एकता की डोरी में कितने वर्षों से बांध रखा है। आपको इस अध्याय में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताया गया था कि हमारी जो भौगोलिक एकता यानी हमारा जो आसपास का वातावरण है और हमारी प्रकृति है, हमारे देश का जो नक्शा है वो किस तरह का है, उसने हमारे जो है देश को एकता में कैसे बांध रखा है वो इसमें बताया था। और ये भी बताया था कि कितने साल हो गए हैं इस एकता को चलते हुए। तो कितना बताया था, देखिए आपको विकल्प में दिया गया है 6000 वर्षों से, फिर आपको दिया है 4000 वर्षों से, फिर दिया है 5000 वर्षों से, या फिर 8000 वर्षों से। बताइए इसका सही विकल्प क्या है। इसका सही विकल्प है स, ठीक है। स में क्या दिया है आपको, 5000 वर्षों से, ठीक है। तो स जो है आपका, उसके आगे भी इस तरीके से जो है आपका एक बॉक्स बना है, उसमें आपको सही का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। अब आगे देखिए तीसरा क्या है, तीसरा देखते हैं। तीसरे में लिखा है बच्चों, भारत के निवासियों का धरती के साथ कैसा संबंध है। भारत के निवासियों का धरती के साथ कैसा संबंध है, यानी कि हमारी भूमि को हम क्या मानते हैं, क्या कहते हैं, माँ और बेटे का रिश्ता मानते हैं। यही पढ़ा था हमने अध्याय में भी, और ऐसे ही बोला जाता है कि ये जो धरती है सभी इसके बच्चे हैं, और कई बार पुत्र भी बोल दिया जाता है, बेटा भी बोल दिया जाता है। तो अब क्या है इसमें, देखो आपको ये वाला जो मैंने आपको जो इसका उत्तर बताया, ये कौन सा विकल्प है। विकल्प पहला जो आपको दिया है माँ बेटे का, फिर आपको दिया है भाई बहन का, और फिर दिया है पिता पुत्र का, और फिर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या विकल्प सही है, माँ बेटे का, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और वो है हमारा अ में। तो तीसरे का आपका जो उत्तर होगा वो होगा अ। तो अ के आगे बॉक्स जो बना है वहां पर आप सही का चिन्ह लगा दीजिए तीसरे नंबर पर। अब ये क का तीसरा है बच्चों, क कर रहे हैं अभी हम भाग, पहला सबसे पहला प्रश्न है, उसके बहुत सारे भाग है, उनको हम कर रहे हैं। अब देखिए चौथा में क्या है, चौथे में आपको दिया है राम और कृष्ण कहाँ अवतरित हुए। राम और कृष्ण भगवान हैं, कहाँ पर अवतार लिया था इन्होंने। ज़्यादातर जहाँ पर भी अवतार की बात होती है वो ज़्यादातर बच्चों कहाँ होती है, हमारे ही देश में, भारत में। तो और कृष्ण और जिनकी बात की गई है कृष्ण की, और साथ में किसकी बात की गई है, देखिए राम भगवान की। तो राम भगवान और कृष्ण भगवान कहाँ हुए थे, हम मनाते हैं ना, रामलीला भी मनाते हैं, उनके नाम पर जो है दिवाली भी मनाते हैं राम जी के नाम पर, और साथ ही जो है कृष्ण जी के नाम पर हम जन्माष्टमी मनाते हैं। तो कहाँ हुए थे, हाँ भारत में हुए थे। तो यहाँ पर जो है आपको जो उत्तर दिया गया है, अमेरिका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भारत में। देखो सबसे पहले आपको अमेरिका दिया है, अमेरिका के नीचे ही बिल्कुल लिखा है भारत में, यानी कि स में। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा स। तो स के आगे आप जो आपको बॉक्स दिया है वहां पर इस तरीके से सही का चिन्ह लगा दीजिए। अब पांचवा देखते हैं। पांचवे में है, हमारे देश का प्राचीन नाम क्या था। हमारे देश का प्राचीन नाम क्या था, यानी कि पहले हमारे देश को सबसे पहले, पुराना, प्राचीन जो होता है वो बहुत पुराने के लिए बोला गया जाता है बच्चों। अभी 4 दिन पहले ही जो नाम रखा वो नहीं, या बहुत सारे जो नाम बोल जाते हैं वो भी नहीं। प्राचीन नाम जो हमारी ही तरफ से था। कुछ नाम तो ऐसे थे ना बच्चों जो आपने पढ़े जो हमें कहीं और से मिले हैं, जैसे इंडिया नाम हमें जो है अंग्रेजों से मिला है, और हिंद जो है वो हमें अलग जगह से मिला है। लेकिन हमारा अपना जो देश का नाम है भारत, उसे जो सबसे पहले हमारे ही देश के लोग बोला करते थे वो क्या था, आर्यव्रत। तो आर्यव्रत कहाँ है आपका, आर्यव्रत है आपका ब में। और आपको उसके अलावा क्या दिया है, हिंद दिया है, भारत दिया है, हिंदुस्तान दिया है। ये सभी जो हैं ये भारत के नाम हैं, लेकिन जो है हमारे देश के ही नाम है ये सारे। लेकिन सबसे पहले जो इसे बोला जाता था वो था प्राचीन नाम आर्यव्रत। तो आर्यव्रत आपका किसमें है, आपका ब में है। तो ब के आगे आपको जो बॉक्स दिया है उस पर सही का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, ये हमारा क भाग हो गया यहाँ पर पूरा, जिसमें सबसे पहले वाले का उत्तर है आपका ब, दूसरे का उत्तर है स, तीसरे का उत्तर है अ, चौथे का सही उत्तर है स, और पांचवे का सही उत्तर है ब। ये हो गया ना, सभी का किताब में करना है बच्चों, आपको लिखना भी नहीं है कुछ, सिर्फ सही का चिन्ह लगाना है तो हो ही गया होगा। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ख भाग पे। ख में आपको देखिए बच्चों क्या दिया है, प्रश्न उत्तर दिए हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं आपको, ये आपको लिखने हैं। तो ये आप कॉपी में करेंगे, ठीक है, आप अपनी अपनी कॉपीज निकाल लीजिए। ठीक है,
सब बच्चे फटाफट से। अब खा में पहला प्रश्न जो है बच्चों आपका, उसमें लिखा है भारत के उत्तर तथा दक्षिण में क्या है। भारत के उत्तर में क्या है और भारत के दक्षिण में क्या है। मैंने आपको बताया था ना, भारत जो है और सभी जगह जो है 4 दिशाएं बांटी जाती है, एक हमारे ऊपर की, एक नीचे और एक हमारी दोनों तरफों की। तो हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन्हें कहते हैं। अब इसमें ही आपको जो है पश्चिम में और दक्षिण में क्या है, नहीं उत्तर में और दक्षिण में क्या है, ये पूछा गया है। तो हमने पढ़ा था इसमें भी, और आपको मैंने भी बताया था और आपको खुद भी पता होगा कई बच्चों को, कि भारत के, इसका उत्तर बच्चों लिख लीजिए सभी बच्चे। प्रश्न भी आपको लिखना है प्रश्न, लेकिन आप जो है बाद में भी लिख सकते हैं जगह छोड़कर। अगर आप पहले लिखना चाहते हैं आप पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपका उत्तर रह जाएगा। इसलिए इस तरीके से करिएगा कि आपका उत्तर जो है पूरा हो जाए मेरे बताने तक, ठीक है। अब देखिए पहला जो है आपका, भारत के उत्तर में हम लिखेंगे, भारत के उत्तर में हिमालय, ठीक है, हिमालय पढ़ा था ना हमने। हिमालय, हिमालय जो है एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो हमारे देश को जो है, पर्वत है जो हमारे देश की रक्षा करता है। और ये जो है पहाड़ जो होते हैं ऐसे, और इतना बड़ा पहाड़ ये तो सिर्फ उत्तर में ही हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था उत्तरी इलाका जो होता है वही जो होता है पहाड़ियों का इलाका भी होता है, पहाड़ का इलाका भी होता है। तो ठीक है, हिमालय, भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में, और दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है बच्चों, हिंद महासागर है, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए एक चीज, हिंद महासागर बच्चों, हिंद महासागर ध्यान रखिएगा। जो हमने एक और पढ़ा था ना सागर, अरब सागर, अरब सागर और हिंद महासागर में आप जो है ये मत भटक मत जाइएगा कि कौन सा कहाँ है। हमने जो अरब सागर पढ़ा था वो अपने पश्चिम में पढ़ा था, और जो हमने दक्षिण में पढ़ा है वो हमने किस में पढ़ा है, जो हमने हिंद महासागर पढ़ा है वो हमने किस में पढ़ा है, दक्षिण में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न जो है ये उत्तर फटाफट से कर लीजिए, मैं एक बार दोहरा देती हूँ। आपका प्रश्न था भारत के उत्तर तथा दक्षिण में क्या है। तो भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर है। अब दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न है अनेकता में एकता का क्या अर्थ है। अनेकता में एकता का, पहले तो अनेकता में एकता क्या होता है बच्चों, कि बहुत अलग अलग चीजें होने के बाद भी उसमें कोई एक, उन सबका एक होना, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ बच्चों। जैसे कि हमारे घर में कोई डब्बा है, ठीक है, और उसमें आपकी मम्मी के पास कोई बहुत प्यारा सा सुंदर सा डब्बा है, उसके अंदर वो अपने कान के जो पहनती है, वो कान में जो पहनती है, इयररिंग्स जो पहनती है उनको रखती हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारे है ना, अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होने के बाद भी वो सब एक साथ है, एक ही बॉक्स के अंदर, एक ही डब्बे के अंदर। तो ये होती है अनेकता में एकता। अब आप जो है इसको हम कैसे समझेंगे, हम इस तरीके से तो नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। देखिए प्रश्न आप लिख लीजिएगा बाद में, पहले आप उत्तर लिखिए। अनेक, क्योंकि बात हो रही है किसकी, अनेकता में एकता की, हमारे अध्याय के हिसाब से। तो अनेक भाषाओं, जातियों, बोलियों, धर्मों के लोगों का एक साथ मिलकर रहना, अनेकता में एकता है, ठीक है। तो
हमने यहाँ पर यही पढ़ा था ना अध्याय में कि बच्चों बहुत सारी तरह की भाषाएं बोलते हैं। यहाँ भारत में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में सभी लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के जो जितने भी त्योहार हैं उनको मिलकर मनाते हैं, एक दूसरे के साथ जो है अपने सुख दुख बांटते हैं और अपने देश के लिए कार्य करते हैं, अपने देश की रक्षा के लिए कार्य करते हैं सब लोग मिलजुल कर। क्योंकि फौज में भी तो बच्चों देखो आप, फौज में भी तो सिर्फ एक ही जाति के लोग नहीं होते ना, एक ही धर्म के लोग नहीं होते ना, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और वहाँ पर कई तरह के लोग होते हैं, कई अलग अलग धर्मों से आने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो सब है क्या कुल मिलाकर भारतीय। तो अलग अलग होने के बावजूद भी एक ही साथ रहना, एक ही तरह एक दूसरे से मिलजुल कर रहना जो होता है वो क्या होता है, अनेकता में एकता। तो इस उत्तर को आप लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है, मैं बोल रही हूँ, दोहरा रही हूँ। अनेक, पहले प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न था आपका अनेकता में एकता का क्या अर्थ है? तो अनेक भाषाओं, जातियों, बोलियों, धर्मों के लोगों का एक साथ मिलकर रहना अनेकता में एकता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है आपका। तीसरा प्रश्न है आपका बच्चों, भारतवर्ष के कुछ महापुरुषों के नाम लिखिए। आपको भारत में तो बहुत सारे महापुरुष हुए, भारत की पूरी दुनिया में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, अलग अलग देश में बहुत सारे महापुरुष हैं, सबके नाम तो हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ आपसे बोला गया कुछ महापुरुषों के नाम लिखिए, जिससे ये समझ में आए कि आपको पता है कि महापुरुष कौन से होते हैं, है ना। तो हम लिखते हैं जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, स्वामी विवेकानंद जी, आदि कुछ भारतवर्ष के महापुरुषों के नाम हैं। ठीक है, तो क्या है आपका प्रश्न? देखिए बच्चों, आपसे भारतवर्ष के कुछ महान लोगों के नाम पूछे गए हैं, जिसमें हमने क्या लिखा, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, स्वामी विवेकानंद जी आदि कुछ भारतवर्ष के महापुरुषों के नाम है। यानी कि ये कुछ है, इसलिए हमने इसके साथ में कुछ लगाया, क्योंकि सारे नहीं है ना, हम सबके नहीं लिख सकते, बहुत 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 सारे हैं बच्चों, तो हम सबके तो नहीं लिख सकते, इसलिए हमने कुछ लोगों के पूछे थे, तो कुछ लोगों के हमने यहाँ पे बता दिया। और ये सब महान क्यों है? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से जो है लोगों के लिए भी अच्छा हुआ है और अपने देश के लिए भी अच्छा हुआ है। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, आज़ादी के बाद देश ने किस प्रकार प्रगति की है? आज़ादी के बाद देश ने किस प्रकार प्रगति की है? ठीक है तो आज़ादी के बाद, हमारे अध्याय में यही दिया गया था, आज़ादी के बाद देश, कौन से देश की बात हो रही है? हमारे देश की, यानी भारत देश की। देश ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है। और ये किस तरह से की है?
जैसे हमारे देश में साक्षरता आई और बड़े बड़े उद्योग आए जिससे लोगों को नौकरी मिली, और जो है बांध बने जिससे आवाजाही में यानी आने जाने में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में आसानी रही। तो इन सब चीज़ों से जो है हमारे देश ने बहुत प्रगति की। और कैसी प्रगति की? आज़ादी के बाद देश ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की, यानी कि उन्होंने लगातार प्रगति की, बढ़ता गया आगे। ये नहीं कि कहीं रुक गया, बैठ गया कि भाई अभी अभी आज़ाद हुए चलो आराम से रहते, नहीं, उसने कदम से कदम मिला के दुनिया से कार्य किया, जो नई नई चीज़ें देखी सीखी उनको, और आगे बढ़ता गया। 5वां प्रश्न देखिए। तो अब 5वां प्रश्न जो है आपका बच्चों, उसमें लिखा है भारत का भविष्य कैसा है। तो भारत का भविष्य कैसा है? भारत का भविष्य हमने कहा था विश्व में, जो हमें अध्याय में पढ़ा था, विश्व में अग्रगण्य देश होगा वो एक दिन, ऐसा इसका जो भविष्य है। तो भारत भविष्य में विश्व के अंदर एक अग्रगणी यानी आगे, बहुत आगे जो होता है ना, अग्रगणी राष्ट्र होगा। ठीक है, तो आपका 5वां प्रश्न था भारत का भविष्य कैसा है। भारत भविष्य में विश्व के अंदर एक अग्रगणी राष्ट्र होगा। तो ये भविष्य है हमारे भारत का। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है ख भाग में हमारे इतने ही प्रश्न थे, 5 प्रश्न थे, ये हमने कर लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे कर लिए होंगे, कहीं कुछ छोड़ा नहीं होगा। फटाफट से जो है इसे कर लीजिएगा, और बस तब तक ये सुन लीजिए आपको करना क्या है बच्चों। अब हम अगले लेक्चर में आगे का अभ्यास करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने कुछ भी छूट गया है तो एक तो वो पूरा करना है, और जो भी प्रश्न मैंने आपको उत्तर करवाए, प्रश्न आपने बाद में लिखने थे, तो प्रश्न लिख लेना इनके सबके। ठीक है, और सभी जो आपको मैंने कार्य आज कराया है उसे आपको एक बार पढ़ना है दोबारा से। तो ठीक है, आपका गृह कार्य यही है कि आपको जो भी मैंने प्रश्न करवाए हैं वो प्रश्न जो है उनके उत्तर आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं। ठीक है, तो क्या है आपका गृह कार्य? करवाए गए प्रश्न के उत्तर याद करो। ठीक है, इनको आप पढ़ लेना एक बार, याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से हैं और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, तब हम आगे का अभ्यास करेंगे। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा, जो बताया गया वो कर लीजिएगा, और कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो वो आप बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको बताया जाएगा। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।